हेलो प्यारे बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट किरचॉफ्स लॉज, किरचॉफ के नियम। स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें किरचॉफ लॉ से रिलेटेड आप लोगों को बता दूं, कुछ दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहली बात कि किरचॉफ्स लॉ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ फॉर द करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी की अगर अपन बात करें तो किरचॉफ्स लॉ सर्किट का सबसे इंपॉर्टेंट लॉ होता है। एक्चुअल में किरचॉफ के दो लॉज हैं, बट एक लॉ है जो इंपॉर्टेंटली सर्किट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काम आता है, इसलिए अपन बोलते हैं किरचॉफ्स लॉ। एक्चुअल में तो लॉज दो हैं। दूसरी बात यह है कि किरचॉफ लॉ सर्किट में कैपेसिटर और रेजिस्टेंस दोनों के लिए एप्लीकेबल है। मतलब किरचॉफ्स लॉ में जो चीज़ अपन सीखेंगे वो आप कैपेसिटर के लिए भी अप्लाई कर सकते हो और रेजिस्टेंस के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, दोनों के लिए ही एप्लीकेबल है। मतलब सर्किट में केवल कैपेसिटर लगे हुए हैं तो भी किरचॉफ लॉ को अप्लाई किया जा सकता है, और सर्किट में केवल रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं तो भी किरचॉफ लॉ को अप्लाई किया जा सकता है विद द सेम कॉन्सेप्ट। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज किरचॉफ्स लॉज। वो लॉज एक्चुअल में है क्या, किस तरह से उनको सर्किट्स में अप्लाई करना है, वो चीज़ हमें सीखनी है। तो किरचॉफ्स लॉ में दो लॉ आते हैं बेटा। फर्स्ट लॉ की हम बात करें, फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ जिसको हम जंक्शन लॉ भी कहते हैं, फर्स्ट लॉ को हम जंक्शन लॉ भी कहते हैं। जंक्शन लॉ क्या है? जंक्शन लॉ ये कहता है कि सर्किट में जो भी जंक्शन बना हुआ है उस जंक्शन पर आने वाला करंट और उस जंक्शन से जाने वाला करंट दैट विल बी इक्वल। मतलब सर्किट के किसी भी जंक्शन पर जितना करंट आएगा और जंक्शन से जितना भी करंट जा रहा होगा, दोनों वैल्यूज इक्वल आएंगी। इसको अपन चार्ज कंजर्वेशन लॉ भी कह सकते हैं। अब इसमें पहला पॉइंट ये आता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जंक्शन, कि हमने कहा कि सर्किट में जंक्शन, जंक्शन का मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने कहा कि मान लो एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है, बीच में एक रेजिस्टेंस ये, एक रेजिस्टेंस ये, एक रेजिस्टेंस ये, चार पांच रेजिस्टेंस कुछ इस तरीके से कनेक्ट किए हुए हैं और ये हमारा सर्किट बन गया। सर्किट की वोल्टेज V, मान लो यहां से करंट I आया। तो पहले जंक्शन को पहचानना सीखें। जंक्शन की बहुत सिंपल सी पहचान है बेटा। या तो हम इस तरह से कहते हैं कि भाई जंक्शन पर करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा होगा, मतलब या फिर ऐसा हो रहा होगा कि कुछ करंट आ रहे होंगे और मिलकर के कुछ करंट जा रहे होंगे, या फिर कोई करंट आ रहा होगा और वहां जंक्शन पर पहुंचने के बाद में उस करंट का अलग अलग ब्रांचेज में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा होगा। और इसको सिंपली आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है कि जिस पॉइंट पर एटलीस्ट 3 वायर कनेक्ट हो रहे होंगे दैट विल बी जंक्शन ऑफ द सर्किट। 3 वायर एटलीस्ट जहां पर कनेक्ट हो रहे होंगे। अब जैसे हम यहाँ बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट करते हैं, तो हम यहाँ इस पॉइंट पर पहुंचे, 2 वायर है तो ये जंक्शन नहीं है। इस पॉइंट पर पहुंचते हैं तो ये भी जंक्शन नहीं है। इस पॉइंट पर अगर हम ध्यान से देखें तो एक वायर ये, एक वायर ये और एक वायर ये, यहाँ पर 3 वायर कनेक्ट हो रहे हैं तो ये एक जंक्शन है। ऊपर वाले ये पॉइंट भी जंक्शन नहीं है, नीचे वाला पॉइंट भी जंक्शन नहीं है। यहाँ इस पॉइंट पर अगर अपन आ जाते हैं तो ये पॉइंट जंक्शन है। देखें तो 3 वायर यहाँ पर कनेक्ट हो रहे हैं, ऐसे ये पॉइंट भी जंक्शन है, ये पॉइंट भी एक जंक्शन है। तो हमारा जो फर्स्ट लॉ होगा वो जंक्शंस पर अप्लाई होगा। और जंक्शन लॉ हमने ये बोला है कि उस जंक्शन पर जितना टोटल करंट आएगा जंक्शन से उतना ही टोटल करंट जाएगा। ठीक, अब इसको सिंपली हम एक बार समझने की कोशिश करें कि मान लो हम ऐसा कहें कि एक वायर ये है, एक वायर ये है, एक वायर इधर जा रहा है, एक वायर इधर जा रहा है, ये हमारा एक जंक्शन बन रहा है किसी सर्किट में। तो इस जंक्शन पर 4 वायर कनेक्ट हो रहे हैं। सपोज यहां से जंक्शन पर करंट आया I1, इधर से करंट आया I2, इधर से करंट जा रहा है I3 और इधर से करंट जा रहा है I4। हम इसको चार्ज कंजर्वेशन लॉ क्यों बोलते हैं वो भी बात अभी समझ में आएगी। अब इस जंक्शन पर आने वाला टोटल करंट कितना है? आने वाला टोटल करंट जो जंक्शन पर पहुंच रहा है, I1 और I2 जंक्शन पर पहुंच रहे, तो आने वाला जंक्शन पर पहुंचने वाला टोटल करंट I1 प्लस I2। और जंक्शन से निकलने वाला टोटल करंट कितना है? निकलने वाला टोटल करंट हो गया I3 प्लस I4। तो ये हो जाएगा इक्वल आने वाला टोटल करंट इक्वल्स टू जाने वाला टोटल करंट। कुछ जगह पर इस लॉ को अब दूसरे तरीके से बोला गया है कि जंक्शन के लिए करंट का जो एल्जेब्रिक सम है दैट विल बी 0। जंक्शन पर करंट का जो एल्जेब्रिक सम है, एल्जेब्रिक सम का मतलब क्या हुआ? एल्जेब्रिक सम का मतलब हुआ कि आने वाले करंट को अगर अपन पॉजिटिव लें
तो जाने वाले करंट को नेगेटिव लें, या उल्टा मान करके चलें कि जंक्शन पर पहुंचने वाला करंट नेगेटिव लिया और जंक्शन से निकलने वाला करंट पॉजिटिव ले लिया। अब इन करंट्स का अलजेब्रिक सम कर दो, दैट विल बी इक्वल्स टू 0। इसी एग्जांपल पर अपन इसको अप्लाई करके चलते हैं। मान लो आने वाला करंट हमने पॉजिटिव लिया तो I1 पॉजिटिव, I2 भी पॉजिटिव, जाने वाला करंट फिर नेगेटिव लेंगे तो I3 जा रहा है माइनस का I3, जंक्शन से निकलने वाला करंट I4 माइनस I4, दैट विल बी इक्वल्स टू 0। अब ये वाला एक्सप्रेशन देखो, इक्वेशन देखो, और ये देखो, एक ही तो बात है। तो लो को दो तरीके से बोला जा सकता है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बात को समझने की जरूरत है। आप स्टेटमेंट दोनों ही तरीके से दे सकते हैं। आप कह सकते हैं कि जंक्शन पर पहुंचने वाला टोटल करंट इक्वल्स टू जंक्शन से निकलने वाला टोटल करंट। आप कह सकते हैं जंक्शन के लिए करंट का अलजेब्रिक सम विल बी 0। तो आने वाले करंट को पॉजिटिव मानते तो जाने वाले करंट को नेगेटिव मान लो, या फिर वाइस वर्सा, उल्टा ले लो कि आने वाले करंट को नेगेटिव ले लिया, जाने वाले करंट को पॉजिटिव ले ले, तो अलजेब्रिक सम 0 हो जाएगा। चार्ज कंजर्वेशन लोग क्यों बोल रहे हैं? जब करंट का फ्लो नहीं था, इसी एग्जाम्पल पर वापस आते हैं अपन, जब करंट का फ्लो नहीं था, इन चारों वायर में करंट नहीं था, तो इस जंक्शन पर चार्ज कितना था? जो चार्ज इस पर एक्यूमुलेटेड था, जो चार्ज इस जंक्शन पर था, दैट इज 0, क्योंकि सर्किट में कोई करंट है ही नहीं। अब जब इसमें करंट का फ्लो है, चारों वायर में करंट का फ्लो हो रहा है, तो जंक्शन पर चार्ज कितना है? तो भी 0, क्योंकि जितना करंट आया, करंट के आने का मतलब क्या है? चार्ज आया। तो बेटा करंट जितना आया उतना ही करंट जंक्शन से चला गया। तो जंक्शन पर कितना चार्ज एक्यूमुलेट हुआ, इकट्ठा हुआ? 0 आया जो गया, तो टोटल चार्ज पहले भी 0 था, बाद में भी, इसीलिए अपन इसको चार्ज कंजर्वेशन भी कहते हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, जिसको अपन जंक्शन लॉ भी कहते हैं, उसमें चार्ज कंजर्वेशन एप्लीकेबल है। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो ये जो फर्स्ट लॉ अपन ने डिस्कस किया, ये सर्किट में करंट के डिस्ट्रीब्यूशन में काम आएगा। ये एग्जांपल मैंने अभी लिया रेजिस्टेंस का, एग्जांपल हम कैपेसिटर का भी ले सकते थे। तो रेजिस्टेंस के केस में अपन करंट की बात कर रहे हैं, कैपेसिटर के केस में अपन यहीं पर चार्ज की बात कर लेते हैं। तो जैसे अपन ने करंट के लिए भी फर्स्ट लॉ अप्लाई किया है, बिल्कुल इसी तरह से कैपेसिटर के केस में अपन चार्ज के लिए भी इसको अप्लाई कर सकते थे कि जितना चार्ज जंक्शन पर आएगा उतना ही चार्ज उस जंक्शन से चला जाएगा, वही अलजेब्रिक सम इक्वल्स टू 0। तो ये चीज पैरेलली आप अपने माइंड में लेते हुए चलना कि सर अगर रेजिस्टेंस से रिलेटेड बात कर रहे हैं, करंट की बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल इसी तरह से कैपेसिटर और चार्ज के बारे में भी सोचा जा सकता है। तो ये जो फर्स्ट लॉ है, ये सर्किट में चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब किस तरह से चार्ज डिवाइड हो रहा है, किधर की तरफ जा रहा है, फिर किधर की तरफ जा रहा है, कौन से ब्रांच में कितना चार्ज जा रहा है या कितना करंट जा रहा है, ये अपन इस फर्स्ट लॉ से डिसाइड कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद में आता है सेकंड लॉ, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड लॉ, जिसको अपन वोल्टेज लॉ भी कहते हैं, वोल्टेज लॉ। अच्छा, फर्स्ट लॉ को कहीं कहीं करंट लॉ भी कहा जाता है, इसलिए है ना, कंफ्यूज मत होना, करंट लॉ भी कहते हैं इसको। सेकंड लॉ को हमने बोला वोल्टेज लॉ, और इसको लूप लॉ भी बोला जाता है। उसका रीजन अभी समझ में आएगा कि लूप वर्ड काम में क्यों ले रहे हैं। सेकंड लॉ में क्या कहा गया? सेकंड लॉ में सबसे पहले बात यह कही गई कि सर्किट में एक लूप ले लिया जाए, क्लोज लूप बना लिया जाए। व्हाट इज मीनिंग ऑफ क्लोज लूप? क्लोज लूप का मतलब बेटा ये हुआ कि सर्किट में आप किसी एक पॉइंट से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट करो, ब्रांचेस के अलोंग चलो, और क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज चलो, और घूम करके उसी पॉइंट पर वापस आ जाओ। अब रास्ते में आपको जितने भी पोटेंशियल डिफरेंसेस मिले, उन पोटेंशियल डिफरेंसेस का अलजेब्रिक सम करो, दैट विल बी 0। हम इसको मैथमेटिकली कहेंगे समेशन v इज इक्वल्स टू 0 फॉर अ क्लोज लूप। अभी बात समझ में आएगी। हमने बोला कि पोटेंशियल डिफरेंस का अलजेब्रिक सम, पोटेंशियल डिफरेंस का अलजेब्रिक सम विल बी 0। व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस? इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस में भी दो पॉसिबिलिटी बन रही है। मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर पहुंचूं तो पोटेंशियल राइज भी हो सकता है और पोटेंशियल ड्रॉप भी हो सकता है। तो यहाँ हमको प्लस माइनस डिसाइड करना पड़ेगा। अगर हमने पोटेंशियल राइज को प्लस ले लिया तो पोटेंशियल ड्रॉप को माइनस ले लो, पोटेंशियल राइज को माइनस ले लो तो पोटेंशियल ड्रॉप को प्लस ले लो। अब इनका अलजेब्रिक सम कर लो पूरे लूप के लिए, दैट विल बी इक्वल्स टू 0। इसको बहुत एक सिंपल एग्जांपल से अपन समझेंगे। अभी ये वाला एग्जांपल अपन नहीं लेकर के चलेंगे, ये बात के लिए देखते हैं। एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। अपन ने रेजिस्टेंसेस का सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ा हुआ है भाई, इसमें इस सेकंड लॉ को अपन एक बार अप्लाई करके देखते हैं। ये V वोल्ट की बैटरी कनेक्ट की है, रेजिस्टेंसेस R1 R2 R3
यहाँ का वोल्टेज V1, यहाँ का वोल्टेज V2 और यहाँ का वोल्टेज V3। वोल्टेज का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। तो पहले रेजिस्टेंस पर पोटेंशियल डिफरेंस V1, दूसरे पर पोटेंशियल डिफरेंस V2, तीसरे पर पोटेंशियल डिफरेंस V3 और बैटरी की वोल्टेज V है। अब यहाँ पर हम सेकंड लॉ को एक बार अप्लाई करने की कोशिश करें। अगर ध्यान से देखें तो बेटा इस सर्किट में एक ही लूप है, एक ही लूप है। आप जैसे इस पॉइंट से क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट करोगे तो ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे और घूम करके इधर आ जाएंगे वापस। अब ऐसा नहीं कह सकते आप कि मैं इस पॉइंट से घूमना स्टार्ट करूंगा तो दूसरा लूप बन जाएगा। लूप वही है, आप लूप में किसी भी एक पॉइंट से चलना स्टार्ट करो, घूम करके वापस वहीं पर आ जाओ तो लूप एक बनेगा। तो यहाँ पर तो एक ही लूप पॉसिबल है। इसके लिए हम पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज का एल्जेब्रिक सम करके देखते हैं। जैसे हम यहाँ से गए, पहले रेजिस्टेंस R1 के अक्रॉस गए, ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ अपन जा रहे हैं, तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। अब करंट का फ्लो A टू B है और करंट के फ्लो की डायरेक्शन में अगर अपन जाएंगे और रेजिस्टेंस अपन को मिलेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस तो आएगा। कितना आता है? V = IR। मुझे बताओ कि पहले रेजिस्टेंस के इस एंड से जब इस एंड पर पहुंचेंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा या पोटेंशियल राइज होगा? सिंपल कॉन्सेप्ट कि आप करंट के डायरेक्शन में मूव कर रहे हो और बीच में एक रेजिस्टेंस मिले तो आपको एक एंड से दूसरे एंड तक जाने पर पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा। अब मान लो मैंने पोटेंशियल ड्रॉप को नेगेटिव ले लिया तो मैं लिखूंगा माइनस का V1। ऐसे ही R2 के अक्रॉस गया। आप सिंपल अपने दिमाग में इतनी सी बात रखो कि यू आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट और इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द करंट। बस करंट के डायरेक्शन में जाओ, रेजिस्टेंस मिले तो पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा। करंट के अपोजिट डायरेक्शन में अगर मूव कर रहे हो, रेजिस्टेंस मिले तो पोटेंशियल राइज मिलेगा। तो पहले रेजिस्टेंस की बात की हमने -V1 लिखा, दूसरे रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्लस करना है माइनस का V2, फिर इसमें प्लस करना है। तीसरे रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो माइनस का V3 और आगे गए। अब यहाँ हम पहुँच गए बैटरी पर। यहाँ तक की बात क्लियर? बैटरी पर पहुँच गए तो हम नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल पर जाएंगे। नेगेटिव से पॉजिटिव पर जाने का मतलब पोटेंशियल राइज, नेगेटिव से पॉजिटिव पर जाने का मतलब पोटेंशियल राइज। पोटेंशियल राइज हुआ तो उसको लेंगे प्लस का और इक्वल्स टू 0। साइन कन्वेंशन में आप उल्टा भी लेकर के चल सकते हो चीज़ों को, इट्स योर चॉइस। तो मैंने ड्रॉप को नेगेटिव लिया और राइज को पॉजिटिव लिया है। तो पहले रेजिस्टेंस पर ड्रॉप मिला -1 लिखा, दूसरे रेजिस्टेंस पर ड्रॉप मिला -V2 लिखा, तीसरे रेजिस्टेंस पर ड्रॉप मिला -V3 लिखा। फिर बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल पर गया तो मुझे राइज मिला तो मैंने प्लस का V लिखा और इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया V = V1 + V2 + V3। क्या यही हम सीरीज कॉम्बिनेशन में कहते भी थे? तो ये हमको किरचॉफ सेकंड लॉ से भी मिला। तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर के मैंने इस चीज़ को समझाया कि सेकंड लॉ किस तरह से अप्लाई होगा। तो फर्स्ट लॉ से अपन करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर लेंगे और सेकंड लॉ से अपन इक्वेशंस बना लेंगे। उन इक्वेशंस को बना करके अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक, अभी अपन एक दो एग्जांपल और लेकर के चलते हैं तो ये फर्स्ट और सेकंड लॉ अपन को इजीली क्लियर हो जाएंगे। होपफुली यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब अपन थोड़ी सी और आगे की बात करते हैं। जैसे अभी अपन ने सर्किट बनाया था, इस पर अप्लाई करके देखते हैं एक बार। ये दो रेजिस्टेंस हो गए, ये एक रेजिस्टेंस हो गया, एक रेजिस्टेंस हमने यहाँ ले लिया, एक रेजिस्टेंस ये ले लिया। यहाँ पर हमने बैटरी को कनेक्ट कर दिया। मान लो V वोल्ट की बैटरी है। रेजिस्टेंसेस को अपन ने कुछ नाम दे दिए, रेजिस्टेंस R1, R2, R3, R4। इस रेजिस्टेंस को नाम दे दिया R5। ओके, अब मान लो यहाँ से करंट आया I पॉजिटिव टर्मिनल से। पहले तो करंट को किस तरह से डिवाइड कर रहे हैं वो देख लो, करंट का बंटवारा देख लो। ये जंक्शन हो गया, हमने कह दिया कि I में से I1 करंट इधर चला गया, तो इधर कितना करंट रह जाएगा? I - I1 ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट लॉ। भाई I में से I1 करंट ऊपर चला गया तो नीचे करंट I - I1 आ गया। अब ये जरूरी नहीं कि आप ऊपर करंट I1 मानो, आप I1 करंट नीचे मान लो तो ऊपर का करंट I - I1 हो जाएगा। इट डिपेंड्स ऑन यू। तो I में से I1 ऊपर गया, I - I1 नीचे। अब ये भी जंक्शन है और ये भी जंक्शन है, ध्यान से समझना। R5 में जो करंट का डायरेक्शन है वो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, वी कांट डिसाइड क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अभी हमको ये नहीं पता है कि ये जो दो पॉइंट है A और B, इनमें से किसका पोटेंशियल ज़्यादा है। हम नहीं जानते, अभी हम नहीं जानते कि दोनों में से किसका पोटेंशियल ज़्यादा है। तो हमको ये नहीं पता कि करंट का डायरेक्शन कौन सा होगा। तो हमने मान लिया, हमने क्या माना कि I1 करंट जो यहाँ से आ रहा है, A पॉइंट पर जो I1 करंट पहुँचा, उसमें से मान लो I2 करंट इधर चला गया, तो अब इधर जाने वाला करंट कितना बच गया? I1 - I2। इस जंक्शन पर चेक करो बेटा,
यहाँ से करंट आ रहा है आई माइनस आई वन, ऊपर से करंट आ रहा है आई टू, तो मिलकर के यहाँ पर करंट कितना हो गया आई माइनस आई वन प्लस आई टू। अब इस जंक्शन पर चेक करो, ऊपर से आई वन माइनस आई टू, नीचे से आई माइनस आई वन प्लस आई टू, तो टोटल करंट कितना हो गया, आई करंट यहाँ से निकल गया। हम ऐसा भी कर सकते थे कि आई माइनस आई वन इधर से आया तो बी पॉइंट से ऊपर की तरफ करंट आई टू चला जाए, ऊपर आई टू चला जाए तो इस जंक्शन पर दोनों मिल जाए। देखो थोड़ा सा अलग तरीके से भी करके देख रहा हूँ, जरूरी नहीं कि डिस्ट्रीब्यूशन जैसे मैंने दिखाया है आइडियली आप उसी को फॉलो करते हुए चलें, बस एल्जेब्रिक सम जीरो बन जाना चाहिए। नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। आपने कहा सर ये आई है, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया, ये R4 हो गया और ये R5 हो गया। मान लो आई में से I1 इधर चला गया, आपने ऐसा कहा सर, तो आप ऐसा कर दो कि आई माइनस आई वन इधर हो गया। अभी मैंने बोला था कि ऊपर से नीचे की तरफ करंट जा रहा है I2, आप ऐसा कर दो कि नीचे से ऊपर की तरफ करंट जा रहा है I2, आप ऐसा बोल सकते हो। अब इस जंक्शन पर करंट कितना आ रहा है, यहाँ से देखे तो आई माइनस आई वन, नीचे से देखे तो I2, तो इधर करंट कितना हो गया बेटा आई माइनस आई वन प्लस आई टू। इज दैट क्लियर? इस वाले जंक्शन पर चेक करना आप, I1 करंट इधर से आ रहा था जिसमें से I2 करंट हमने ऊपर भेज दिया, तो I1 माइनस I2 करंट इधर हो गया। अब इस जंक्शन पर चेक कर लो, इधर से ऊपर से करंट आ रहा है, ऊपर से करंट कितना आ रहा है आई माइनस आई वन प्लस आई टू, नीचे से करंट आ रहा है आई वन माइनस आई टू, तो इधर से करंट कितना निकल गया आई। ये सिंपल एल्जेब्रिक सम है, कितना आया उसमें से कितना गया कितना बचा। जरूरी नहीं कि डिस्ट्रीब्यूशन आप ऐसे ही दिखाओगे ए से बी की तरफ करंट आई टू होगा, आप नीचे से ऊपर की तरफ करंट आई टू दिखा सकते हो। क्लियर है? ये करंट का डिस्ट्रीब्यूशन अपना हो गया। अब मान लो मैं इस लूप के लिए सेकंड लॉ को अप्लाई करता हूं, सॉरी सेकंड लॉ को अप्लाई करता हूं, तो कैसे अप्लाई करूंगा? ये लूप हमने ले लिया, मान लो हमने कहा कि इस पॉइंट से चलना स्टार्ट करेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे और क्लॉकवाइज चल करके वापस यहाँ आएंगे। ठीक है, हम करंट की डायरेक्शन में चले, यहाँ से इस पॉइंट तक पहुंचे, तो हमको ड्रॉप मिला तो हमने माइनस का I1 R1 लिखा। फिर हम आगे चले, हम यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचे, फिर करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं हम, तो हमको ड्रॉप मिला तो हमने लिखा माइनस का I2 R5। क्लियर? फिर हम आगे चले, अब हम यहाँ से और यहाँ तक पहुँच रहे हैं और करंट इधर जा रहा है, तो हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हमको पोटेंशियल राइज मिलेगा। पोटेंशियल राइज मिलेगा, पोटेंशियल राइज मिलेगा तो क्या लिखे उसको प्लस का, कितना लिखें I माइनस I1 और इंटू में R3 और इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगा। ऐसे ही इस लूप के लिए इक्वेशन आप नोट करके देखना, करंट कौन से डायरेक्शन में है। ठीक है, करंट के डायरेक्शन में अगर आप जाओगे, रेजिस्टेंस बीच में मिलेगा तो ड्रॉप मिलेगा, ड्रॉप मिलेगा तो नेगेटिव ले लेना, अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो राइज मिलेगा, उसको पॉजिटिव लेना, उल्टा भी मान सकते हो। इस तरह से आप सेकंड लूप के लिए भी इक्वेशन लिख सकते हो। अब सर्किट में 2 लूप, 3 लूप, 4 लूप, 5 लूप कितने भी बन सकते हैं। कितने लूप हमको एक्चुअल में सर्किट में बनाने हैं, इट डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट। वो हमारी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है कि हमको कितनी चीज़ें कैलकुलेट करनी है। मान लो 3 करंट अपन को सर्किट में कैलकुलेट करने हैं, तो 3 अननोन हो गए, और 3 अननोन हो गए तो अपन को 3 इक्वेशन चाहिए, 3 इक्वेशन चाहिए तो 3 लूप बनाने पड़ेंगे। सिंपल थ्योरी ये है। एक क्वेश्चन दिमाग में ये भी तो आता है, सर लूप कितने लें? आपने 1 लूप बताया, 2 लूप बनाया, हमको तो तीसरा लूप भी दिखाई दे रहा है, चौथा लूप भी दिखाई दे रहा है, और भी लूप्स हमको दिखाई दे रहे हैं, तो हम कितने लूप लें, कितने इक्वेशन बनाएं, ये हमारे अननोन पर डिपेंड करेगा, क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। हमसे कहा कि I1 I2 I 3 करंट कैलकुलेट करना है, 3 करंट कैलकुलेट करने हैं तो 3 अननोन हो गए, 3 अननोन हो गए तो 3 इक्वेशन चाहिए, 3 इक्वेशन के लिए 3 लूप चाहिए, 3 लूप लिए, इक्वेशन बनाए और सोल्व कर लिया। बोलो कहानी समझ में आई? तो ये सेकंड लॉ है। अब ये सर्किट में रेजिस्टेंस के लिए भी एप्लीकेबल है, कैपेसिटर के लिए भी एप्लीकेबल है, दोनों के लिए ये चीज़ एप्लीकेबल है। ठीक है, अपन एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, उसे एक क्वेश्चन में बहुत कुछ कहानी अपन को समझ में आ जाएगी। ये रेजिस्टेंस 10 है, ये रेजिस्टेंस 20 है। ठीक है, नीचे हमने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ले लिया 20, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ले लिया 40, और बीच में कोई रेजिस्टेंस ले लिया, मान लो ये भी 20 ले लिया। ये ऐसे अपन ने रेजिस्टेंस लगा दिए, और इस तरह से अपन ने मान लो यहाँ पर कोई 10 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर दी। ठीक है, अब मुझे इस सर्किट में करंट कैलकुलेट करना है। एक्चुअल में मैंने ये एग्जांपल भी बहुत सोच समझ करके उठाया है, आगे इसका मैं डायरेक्ट मेथड से आंसर कंफर्म कर लूँगा, तो मैं इसका आंसर कंफर्म कर सकता हूँ एक दूसरे मेथड से, इसीलिए मैं ये एग्जांपल लेकर के चल रहा हूँ। अब इसमें किरचॉफ लॉ अपन अप्लाई करते हैं। I में से I1 करंट हमने इधर भेज दिया, तो इधर करंट कितना रह गया I माइनस I1। I1 में से I2 करंट इधर, तो इधर करंट कितना हो गया I1 माइनस I2। अब यहाँ इस जंक्शन पर चेक करो, यहाँ से करंट कितना निकलेगा I माइनस I1 प्लस I2, और इस जंक्शन पर अगर अपन चेक करेंगे तो I करंट। क्लियर?
अननोन कितने बन रहे हैं, आई, I1, I2, 3 अननोन है, 3 इक्वेशन चाहिए, 3 इक्वेशन चाहिए तो 3 लूप बनाने। ये वाला लूप लिया हमने, इस लूप के लिए अगर हमने इक्वेशन लिखा तो माइनस का 10I1 क्योंकि करंट के डायरेक्शन में जा रहा हूँ, माइनस का 20I2 ये भी करंट के डायरेक्शन में है, और प्लस का 20I माइनस I1 और इक्वल्स टू 0। क्लियर? तो माइनस 10I1 माइनस 20I2 प्लस में 20I माइनस 20I1 इक्वल्स टू 0। इसको सोल्व कर लिया तो 20I माइनस 30I1 माइनस 20I2 इक्वल्स टू 0 और 2I माइनस 3I1 माइनस का 2I2 इक्वल्स टू 0 एक इक्वेशन। कोई खास बात नहीं है, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके लिखा वो कैलकुलेशन तो आप भी कर सकते हो, ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो लिखा है ना ये सही होना चाहिए, फिर इसको सिंप्लीफाई करके ये जो अपन ने निकाला ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब आपने कहा सर दूसरा लूप अपन ये ले लेते हैं, ये घूम जाते हैं अपन सर ऐसे, यहाँ से चले मान लो और क्लॉकवाइज चले तो माइनस का 20I1 माइनस I2 और आगे चलेंगे तो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो प्लस लिखेंगे तो 40 ब्रैकेट में I माइनस I1 प्लस I2। फिर अपन आगे चले, अपन ने करंट इधर की तरफ लिया था ना और अब अपन नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो अपन को क्या मिलेगा, पोटेंशियल राइज। तो फिर अपन क्या लिखेंगे, प्लस में 20I2 और इक्वल्स टू 0। ये 0 तो अपन ख़त्म ही कर दे पहले, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस का 2I1 प्लस का 2I2 प्लस का 4I माइनस का 4I1 प्लस का 4I2 प्लस में 2I2 प्लस में 2I2 इक्वल्स टू 0। सही चल रहा है? अच्छा, अब I की कहानी देखो, ये 4I है बस 4I। I1 की कहानी देखो 4I1 माइनस का 2I1 माइनस का, है ना, तो ये आगे माइनस का 6I1, I2 ये रहा और ये रहा, 2 2 4 और 8। सही चल रहा हूँ क्या? प्लस में 8I2 इक्वल्स टू 0। और मैं इसको कह सकता हूँ 2I माइनस 3I1 प्लस 4I2 इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? बोलो ये सुनो, ये मैंने सही लिखा है ना? चेक कर लेना आप एक बार इसको अच्छे तरीके से, ठीक है। अब अपन ने एक लूप और लिया क्योंकि 3 अननोन है। अब लूप अपन ऐसे भी ले सकते हैं जिसमें बैटरी शामिल हो, ऐसे चले अपन नीचे 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 और यहाँ से घूम करके ऐसे घूम करके और ऐसे घूम करके और ऐसे घूम करके अपन यहाँ आ गए वापस, मतलब यहाँ से चले थे अपन नीचे नीचे जा करके। तो अब नीचे वाला रेजिस्टेंस कितना है अपना 20। तो क्या लिखेंगे, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं माइनस का 20I माइनस I1, ठीक है। फिर अपन आगे बढ़ेंगे तो माइनस का 40 ब्रैकेट में I माइनस I1 प्लस I2 और आगे बढ़ेंगे कुछ नहीं, यहाँ से नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल पर जाएंगे तो राइज मिलेगा, तो प्लस में 10 और इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये 0 तो अपन ख़त्म ही कर दें, ये 0 ख़त्म किया, क्या आ गया, माइनस का 2I प्लस 2I1 माइनस का 4I प्लस 4I1 माइनस का 4I2 प्लस में 1 इक्वल्स टू 0। सही है बात? चलो I की कहानी क्या हो गई, ये रहा तो माइनस का 6I। I1 की अगर बात करेंगे तो ये रहा तो 6I1 और माइनस का 4I2 और इक्वल्स टू -1। इज दैट क्लियर? एक इक्वेशन हमारे पास। अच्छा, इसमें से भी 2 कॉमन ले सकते हैं अपन, माइनस भी कॉमन ले सकते हैं, तो 3I माइनस का 3I1 और प्लस का 2I2 और इक्वल्स टू 1/2, इक्वेशन नंबर 3। बोलो ये बात क्लियर है क्या? अब इन इक्वेशंस को अपन सॉल्व करेंगे, 3 अननोन है, 3 इक्वेशंस अपने पास है। देखो बेटा, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन इनको सॉल्व करते हैं अपन, ठीक है। यहाँ पर 2I, थोड़ा सा दिमाग अपनी तरफ से लगाना, कॉमन सेंस, 2I, ये 3I1, ये 3I1, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट में से सेकंड को या सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करूँ, I वाली टर्म मर जाएगी, I1 वाली टर्म मर जाएगी, तो I2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? इन 2 इक्वेशंस को आप सॉल्व करके देख लेना, I2 इक्वल्स टू 0 आएगा। सही है, नो? I2 फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो I2 इक्वल्स टू 0, बस यहीं से अपना आंसर कंफर्म हो जाएगा। अब I2 की वैल्यू को 0 पुट करके I और I1 आप कैलकुलेट कर लेना, तो आपको सारे ब्रांचेज में, सारे रेजिस्टेंसेज में करंट की वैल्यू मिल जाएगी। बोलो ये बात समझ में आ रही है क्या अच्छे तरीके से? तो अपन को काम क्या करना है, वो चीज़ क्लियर हो गई। तो I2 की वैल्यू 0 हो गई। अब I2 की वैल्यू 0 हुई, इस चीज़ को मैं
डायरेक्टली कंफर्म कर सकता हूँ। आप इस क्वेश्चन को दोबारा अगर ध्यान से देखो तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं है? व्हीटस्टोन ब्रिज में अपन क्या बोलते हैं, बीच वाले रेजिस्टेंस को हटा देते हैं। क्या बीच वाले रेजिस्टेंस को हमेशा हटा देते हैं या उसके लिए कोई कंडीशन होती है? उसके लिए कोई कंडीशन होती है। कंडीशन ही होती है कि ऊपर के दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो नीचे के दो रेजिस्टेंस के इक्वल होना चाहिए। ऊपर के रेजिस्टेंस का रेशियो क्या है, 10 और 20 का रेशियो 1/2 आया। नीचे के रेजिस्टेंस का रेशियो 20 और 40 का 1/2 आया। रेशियो दोनों का सेम आ रहा है, सेम आ रहा है, तो इसका मतलब बीच वाला रेजिस्टेंस बेकार। बेकार का मतलब बीच वाला जो रेजिस्टेंस है उसमें करंट की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0। मतलब I2 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0, और हमको 0 मिल रही है। इसका मतलब किरचॉफ लॉ सही तरीके से अपन ने अप्लाई कर दिया। इसीलिए मैंने ये वाला एग्जाम्पल लिया था। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस स्टेट वाला अगर अपन एग्जाम्पल ले लेंगे तो अपन ईजिली किरचॉफ लॉ को चेक कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर I2 की वैल्यू 0, आगे का काम आप इजीली खुद करके देख सकते हो। I2 की वैल्यू पुट करो, I और I1 को कैलकुलेट कर लोगे तो हर एक रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, होपफुली यहाँ तक की बात समझ में आई, अच्छी तरीके से बात समझ में आई होगी। अब पहले आप एक बार अच्छी तरह से ये जो 2 लॉज मैंने आपको बताए हैं इनको सुनना, समझना, खुद समझना। पहले ये लॉज हैं क्या, समझने का मतलब कि इन लॉज को सर्किट में अप्लाई कैसे करना है। फिर रेजिस्टेंस के केस में मैंने आपको उसको अप्लाई करके बताया भी, जैसे ये एग्जांपल लेकर के अपन चले। अब 2-4 एग्जांपल आप अपनी तरफ से लेकर के भी एक बार ट्राई करना। मैंने रेजिस्टेंस के एग्जांपल लिए हैं, आप कैपेसिटर का एग्जांपल लेकर के भी ट्राई कर लेना, फिर चेक करके देख लेना। तो किरचॉफ लॉ इज़ वेरी यूजफुल फॉर द सर्किट क्वेश्चंस। ठीक है, चेक करना, फिर कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को बताना। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर अपन जल्दी मिलते हैं। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू, टेक केयर, बाय।